Hello, friends. Good morning. Today I am going to discuss a very interesting topic. But before discussing this, let me reiterate. मैं दोनों एसेट क्लासेस को बहुत अच्छा समझता हूँ. दोनों ने बहुत फैबुलस रिटर्न्स दिए हैं. पास्ट में जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था उसको भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं. जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था उसको भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं. मैं हमेशा सिंपल एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, दैट इज एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. आई डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट. मैं अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी करता हूं और कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी करता हूं अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स. We all know real estate is property consisting of land and the buildings which can be used for residential, commercial, or industrial purposes. It is an immovable investment or it can be used for any purpose, be it an industrial purpose or a residential purpose. Mainly हम लोग इसको residential purpose के लिए यूज करते हैं. अब let's understand the differences between real estate and mutual funds. First of all, liquidity. इफ यू लुक एट द लिक्विडिटी, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी इज बिट लेस. क्योंकि जब भी हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने जाते हैं, हम सेल ऑफ करने जाते हैं, इट टेक्स टाइम. पहले हम लोगों को बायर ढूंढते हैं, उसके बाद बायर अगर मिल भी जाता है वो फंड्स अरेंज करता है, फिर फंड्स पे करने के लिए कुछ टाइम लेता है. तो इट इज नॉट वेरी लिक्विड. सेम टाइम म्यूचुअल फंड्स को हम देखते हैं तो इट इज दे आर हाईली लिक्विड. एक्सचेंज पे हम जाते हैं, कंपनीज एएमसीज में जाते हैं, इमीडिएटली रिडीम करते हैं, वी गेट मनी विद इन 3 or 4 days. So this is the difference between liquidity. Let's look at the investment amount. If we want to start an investment in real estate, what is the minimum ticket size required? आज के डेट में कोई भी रियल एस्टेट, अगर मैं रियल एस्टेट आपका रेजिडेंशियल भी लेता हूं तो मिनिमम इज 50 लाख रुपीज इन टीयर 2 सिटीज चाहिए. बट म्यूचुअल फंड्स में इवन आई कैन स्टार्ट a SIP of 500 rupees per month or a lump sum of rupees 5,000 rupees. So these are quite affordable. Mutual funds में investment affordable है और हर कोई invest कर सकता है. Real estate में we require a big ticket size. Returns दोनों में same kind of returns है in a way. Capital appreciation mutual funds में भी होता है, shares में भी होता है, real estate में भी होता है. अगर हम regular income की बात करते हैं, if we talk about the regular income in real estate, वी गेट रेंटल्स जो हमें मंथली बेसिस पे मिलते हैं, और इक्विटी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में हम लोग को डिविडेंड्स मिलते हैं. तो रिटर्न्स दोनों में मिलते हैं. नाउ लुक एट अदर सम डिफरेंसेस. रिस्क, रियल एस्टेट का रिस्क क्या है? इट कैन बी मार्केट. हमने गलत मार्केट चूज कर लिया, लोकेशन चूज कर ली, उसके जो लीगल पेपर्स थे, टाइटल्स थे, हमारा जो ओनरशिप टाइटल्स थे वो क्लियर है नहीं है. सो देयर आर मेनी रिस्क. म्यूचुअल फंड्स में वी ऑलवेज से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. हमेशा मार्केट पे डिपेंड करता है. आज मार्केट अच्छा है तो रिटर्न्स अच्छे हैं, आज मार्केट खराब है तो खराब है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड मैनेजर परफॉर्मेंस. अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है तो आपके रिटर्न्स अच्छी होंगी, हाई होंगी. तो रिस्क दोनों में है, बट रियल एस्टेट में अपने रिस्क हैं, म्यूचुअल फंड्स में अपने रिस्क हैं. मैनेजमेंट में रियल एस्टेट अगर हम देखते हैं तो हमें बेसिकली अपने आप ही मैनेज करना होता है. इट रिक्वायर्स अवर ओन एक्टिव मैनेजमेंट. अगर लेट्स एज्यूम मैंने आज एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली नोएडा में, दिल्ली में, कहीं भी, तो उसके लिए क्या होगा, मैं उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए उस पर विजिट करूंगा, मे बी वीकली बेसिस पे विजिट करूंगा, किसी टेनेंट को देखूंगा, उसमें लेट से पेंट भी कराऊंगा. देयर आर मेनी थिंग्स. बट म्यूचुअल फंड्स में एज सच मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं है. फंड मैनेजर टेक्स केयर ऑफ द स्टॉक्स. वो अपने आप लिक्विडेट करता है स्टॉक्स को, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मिनिमल. अब डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं. रियल एस्टेट में डाइवर्सिफिकेशन इज बिट लो. द रीजन बीइंग कि अगर सपोज आई हैव अ कॉर्पस ऑफ लेट्स से 50 लाख रुपीस, आई कैन बाय मैक्सिमम वन प्रॉपर्टी. वन प्रॉपर्टी मींस वन लोकेशन, वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, बी इट अ रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल. सेम वे आपकी लोकेशन सिटी भी एक ही होगी. बट अगर इफ यू लुक एट द म्यूचुअल फंड, इवन इफ यू इन्वेस्ट ₹500 via SIP in mutual funds or 5,000 rupees via lump sum,
इसमें वी आर गेटिंग मिनिमम 50 to 60 stocks, so which are spread across different sectors, different caps, कोई लार्ज कैप होगा, कोई मिड कैप होगा, डिफरेंट सेक्टर्स होंगे, आईटी भी होगा, सो एवरीथिंग इज वेरी डाइवर्सिफाइड। तो हम लोगों को बहुत छोटे अमाउंट पे भी इनफ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिक्विडिटी पे थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अगर सपोज मेरे पास लेट से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है 1 crore रुपीज की, 2 crore रुपीज की प्रॉपर्टी है, आई नीड ओनली 5 lakh रुपीज फॉर माई सन्स एजुकेशन, फॉर माई डॉटर मैरिज और एनीथिंग, हाउ विल आई विड्रॉ इट? आई कांट, बिकॉज या तो मैं पूरा सेल ऑफ करूंगा या मॉर्गेज करूंगा, लोन लूंगा, ठीक है। बट इसमें जो है आपका, मैं इजीली अपना पार्ट अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। लेट से मेरा इन्वेस्टमेंट 1 CR का है, 2 CR का है, उसमें से मेरे को 50,000 रुपीज चाहिए, आई कैन रिडीम 50,000 रुपीज विदाउट एनी पेनल्टी। सेम वे अगर 1 लाख चाहिए 1 कर सकता हूँ। अब रेगुलेशंस देख लेते हैं। रेगुलेशंस में हम म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी एमफी एंड रियल एस्टेट इज रेगुलेटेड बाय रेरा एंड लोकल लॉस। रेरा अभी रिसेंटली 4 or 5 years बैक आया है, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, बट म्यूचुअल फंड शुरू से ही सेबी और एमफी रेगुलेट करते थे। अब ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इफ आई लुक एट द रियल एस्टेट, इट्स बिट लो, और म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई। सेबी रेगुलेट करता है, इसकी एनएवी डेली बेसिस पे पब्लिश होती है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें क्या है वो भी डेली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। बट रियल एस्टेट में हम लोगों की कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं है जहां पे हम डेली बेसिस पे प्राइसिंग चेक कर सकें या इसके रेट्स देख सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, रियल एस्टेट में लिटिगेशंस की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई, लिटिगेशन की प्रॉपर्टी हाई होती है। द रीजन बीइंग, अगर हमें रियल एस्टेट में रेगुलर इनकम चाहिए तो हम क्या करेंगे, रेंट पे देंगे, करेक्ट। अब हम रेंट पे देंगे तो समटाइम्स क्या होता है कि टेनेंट आपका कोई डिफिकल्ट आ जाता है, कोई बैड एलिमेंट आ जाता है, अब उससे वेकेट कराने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो लिटिगेशंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। या समटाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि जब आपने बाय किया तो मे बी वो फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी थी या उसका टाइटल डिफेक्ट था, तो यू गॉट इनटू दिस ट्रैप और उसके लिए लिटिगेशन होगा। बट म्यूचुअल फंड्स में दिस इज वेरी, देयर आर वेरी लो चांसेस ऑफ लिटिगेशन, बिकॉज आप जो भी परचेज करते हैं वो एक प्रॉपर शेयर्स खरीदते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं विच इज हाईली रेगुलेटेड बाय सेबी, और आप अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो एएमसी से परचेज कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रोबेबिलिटी चांस नहीं है। एक हम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर कंसिडर करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी तक हम कहते हैं, जैसे पास्ट में हमने देखा होगा, आज की डेट में मैं सपोज एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ 1 crore रुपीज की, और वो लेट्स अज्यूम आफ्टर 5 years इट बिकम्स 2 crore रुपीज, तो व्हाट आई विल से कि मैंने देखे 1 crore रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करी थी और उसकी जो है नेक्स्ट डे आफ्टर 5 years वैल्यू हैज बिकम 2 crore रुपीज। बट हम इसमें जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो लगाना भूल जाते हैं। अब एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो गई? एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? लेट्स से रियल एस्टेट में जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी होती है विच इज 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी होती है, दैट इज 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, सॉरी दैट इज 7% वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं 1 crore की प्रॉपर्टी भी परचेज करता हूं तो मेरे को एटलीस्ट 8% या 8 लाख रुपए तो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट ही है, तो मेरी एक्चुअल जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो 1 crore 8 लाख रुपीज हो रहा है। बट इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स द एसटीटी इज ओनली 0.001%। तो अगर मैं 1 crore रुपीज का म्यूचुअल फंड खरीदता हूं तो मेरा जो आउटगो है, कैश आउटगो, वो कुल 100 रुपीज है, तो मेरा जो एक्विजिशन प्राइस रहेगा 1 crore के म्यूचुअल फंड का वो 1 crore रुपीज 1 crore प्लस 100 रुपीज होगा। बट अगर मैं रियल एस्टेट का एक्विजिशन प्राइस देखूंगा वो 1 crore प्लस 8 लाख रुपीज होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। एक हमने भी डिस्कस किया था ट्रांसपेरेंसी, और कई लोग आपने देखा होगा, हम लोगों का एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है, कई लोग कहते हैं कि यार मार्केट्स जो है वो तो बहुत फ्रिक्वेंटली गिरते हैं और राइज करते हैं,
म्यूचुअल फंड मार्केट कभी गिर जाएगा, कभी राइज कर जाएगा, रियल एस्टेट मार्केट स्टेबल होता है। बट आई विश टू एक्सप्लेन दैट इज नॉट सो। हम लोग उसकी वॉलेटिलिटी इसलिए ऑब्जर्व कर पाते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट की, बिकॉज दीज आर हाईली ट्रांसपेरेंट। आप देखिए बीएसई या एनएससी, इसकी डेली वैल्यू एवरी सेकेंड्स हमारे सामने स्क्रीन पे होती है, तो वी कैन फाइंड आउट कि इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। हम डे टू डे कंपेयर कर सकते हैं कि आज मार्केट प्राइस लेट से 81,332 पे सेंसेक्स है, कल 81,000 पे हो जाएगा, परसों 79,000 पे था। बट वेयर इज द exchange or any transparent benchmark of real estate? Nowhere. रियल एस्टेट की प्राइसिंग हमें कहां से पता लगती है? जब कोई ब्रोकर से हम पूछते हैं, उसमें भी डिफरेंट प्राइसिंग होती है। इसमें क्या होता है, कोई बायर कोई रेट ऑफर करता है, प्राइस ऑफर करता है, कोई सेलर डिफरेंट करता है। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जो एक्सचेंज प्राइस होता है, डिमांड और सप्लाई का प्राइसेस डिसाइड होता है, वही हम लोग बाय करते हैं। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में फ्लक्चुएशंस नहीं होते या वॉलेटिलिटी नहीं होती, बट रियल एस्टेट की वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस हमें पता नहीं लगती। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द volatility in real estate market because there is no transparency, or there is no index which depicts the real price of real estate. So that's the difference. अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न्स जो है रियल एस्टेट की ज्यादा है या आपकी म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा है, ये आपको डिसाइड करना है। जो रियल एस्टेट में हेविली इन्वेस्टेड है वो रियल एस्टेट में रहता है, जो म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में करता है उसको वो बेस्ट एसेट क्लास लगती है। बट मैंने सिर्फ एक डिफरेंस देखा है। जैसे नॉर्मली पीपल से कि भाई म्यूचुअल फंड्स में फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि 1979 में अगर सेंसेक्स 100 पे था और 2024 में सेंसेक्स इज 81,000 रुपीज, व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 1979 में, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीज ही हैगी। अब मैंने एक मार्केट स्टडी किया, देयर इज नो exchange or a index from which I can find the market price, but मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस या मार्केट अवेयरनेस से मैंने देखा कि नोएडा या गाजियाबाद में किसी ने 1979 में अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आज की डेट में उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 5 करोड़ रेंज करती है। तो आई एम मे बी किसी ने दिल्ली में ली होगी या बॉम्बे में ली होगी तो वैल्यू ज्यादा हो सकती है, किसी की टीयर 2 सिटी में होगी तो वैल्यू और कम हो सकती है। दीज आर डिबेटेबल इश्यूज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मोर और लेस अगर आप वैल्यू देखेंगे, कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखता है म्यूचुअल फंड्स में भी और रियल एस्टेट में भी, तो रिटर्न्स आर वेरी हेफ्टी इन बोथ द एसेट क्लासेस। अब गेम चेंजर्स, कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो डिसाइड करते हैं रिटर्न्स, और हम लोग क्यों कहते हैं। अब होल्डिंग पीरियड देखिए, लेट्स लुक एट द होल्डिंग पीरियड। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग पीरियड ऑन एन एवरेज क्या होता है, 3 to 5 ईयर्स होता है। बेसिकली आज जो भी इन्वेस्टर है वो 3 to 5 ईयर्स में उसको रिडीम कर देता है। बट रियल एस्टेट का होल्डिंग पीरियड जो है वो मिनिमम 15 to 25 ईयर्स होता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड, आज की डेट में एवरी मिडिल क्लास के पास, हमारे पास एक पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी कितनी पुरानी होती है, वी ऑल नो। कोई कहेगा 30 ईयर्स पुरानी है, कोई कहेगा 40 ईयर्स पुरानी है, 50 ईयर्स ओल्ड है। एवरीवन हैज गॉट द पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब लेट्स लुक एट द म्यूचुअल फंड्स और शेयर। नॉट इवन अ 1% ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली विल से कि मेरे पास मेरे फादर का 30 ईयर्स पुराना एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के स्टेटमेंट है, या मेरे पास मेरे फादर का, मदर का, पेरेंट्स का 30 ईयर्स पुराना कोई स्टॉक सर्टिफिकेट है। कोई नहीं कहेगा। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द रीजन कि हम लोगों को हमेशा लगता है कि रियल एस्टेट की रिटर्न्स ज्यादा हैं या उन्होंने ज्यादा अप्रिसिएशन दिया है, म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है, जबकि होल्डिंग पीरियड ही कंपैरेबल नहीं है। हम म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड देख रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स, एंड देयर इज अ रिसर्च कि 50% लोग तो 1 ईयर से पहले ही रिडीम कर लेते हैं जो नए मार्केट में है, जो इन्वेस्ट करते हैं। बट रियल एस्टेट में नॉर्मली क्या होता है, मिनिमम 15 to 25 ईयर्स होता है, और कई बार इट एक्सटेंड्स अप टू 50 ईयर्स ऑल्सो। एक और चीज में डिफरेंस देखते हैं, रियल एस्टेट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होता है दैट इज ह्यूज।
अब आज की डेट में अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एट ए गो वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ रुपीज। बट जब हम म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं कोई भी बंदा 1 टू इमीडिएट एक साथ नहीं डालता है। रिटेल इन्वेस्टर वो हार्डली कितना इन्वेस्ट करेगा, 5,000 करेगा, 10,000 करेगा, 1 लाख करेगा, 5 लाख करेगा। अब क्या होगा, दो एक्सआईआर म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा हो सकता है, सीएजीआर रिटर्न्स ज्यादा हो सकती हैं, बट उसको क्या लगेगा, यहाँ पे तो मेरे 5 लाख रुपीज के ओनली 25 लाख हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 25 हुए हैं, 20 lakhs हुए हैं लेट्स से आफ्टर 20 years। प्रॉपर्टी उसने क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बहुत हाई था तो वो क्या कहेगा मेरे 10 करोड़ रुपए हो गए 1 करोड़ रुपीज के। अगर मैं एक्सआरआर देखता हूं तो मे बी म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा हो, बट क्योंकि इनिशियल कॉर्पस आपकी फ्यूचर वैल्यू डिसाइड करता है तो इसलिए हमारी जो फ्यूचर वैल्यू होती है इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो कम दिखती है। थर्ड, बिहेवियर और बिलीफ सिस्टम देखिए कि हम लोग इतने इंक्लाइंड हैं शुरू से ही रियल एस्टेट में कि अगर रियल एस्टेट में सपोज अगर कोई कहता है कि आज मार्केट ठीक नहीं है या सपोज हमारे को कम भी पैसे हैं, मार्केट ठीक नहीं है, हम लोग लिक्विडेट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम बड़े पेशेंटली उस रियल एस्टेट को होल्ड करते हैं। वी नेवर गेट इम्पेशेंट और हम 5-7 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट 10 years तक भी रख लेते हैं। बट अगर म्यूचुअल फंड्स में जरा सा भी मार्केट में करेक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज मार्केट में पता लगा ट्रांसपेरेंसी है, टीवी पे आर्टिकल्स आते हैं, मीडिया में आर्टिकल्स आते हैं, हमें देखते हैं कि अगर 1% या 2% भी करेक्शन होता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं और उस पर एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट। आई एम अगेन reiterating and saying I am not debating which asset class is the best. It depends on your belief system और जो आपको अच्छा लगता है आप उसको होल्ड करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी बिहेवियर से डिसाइड करेगा। अगर आप होल्ड लॉन्ग पीरियड के करेंगे तो दोनों एसेट क्लासेस की फ्यूचर वैल्यू अच्छी है, अगर आप एक एसेट क्लास में शॉर्ट पीरियड जाएंगे तो मे बी उसकी फ्यूचर वैल्यू अच्छी नहीं होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम एंड बिहेवियर। तो यू कैन टेक अ कॉन्शियस डिसीजन आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू highlight the differences and the similarities between both the asset classes, that is real estate and mutual funds. Personally मैं दोनों एसेट क्लासेस को अच्छा समझता हूं और मैं दोनों एसेट क्लासेस में एक्सपोज्ड हूं और इन्वेस्टेड हूं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।